हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पांडास की दुनिया में जाके सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग वाले मामले को बहुत गहराई से समझने वाले हैं कि आखिरकार ये मामला है तो है क्या और इसे कैसे अंजाम दिया जाता है। सॉर्टिंग, जैसे कि हम चाहते हैं कि यार गेट द थिंग सॉर्टेड, चाहे इन असेंडिंग हो या डिसेंडिंग, यानी छोटे से बड़ा हो या बड़े से छोटे वैल्यूज में हो। ये तो बचपन से सॉर्टिंग हम करते ही आ रहे हैं, बस यहां पे वो किस प्रकार से की जा सकती है और कैसे स्पेसिफिकली की जा सकती है उनके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। और बात रही इंडेक्सिंग की, तो आप इंडेक्सिंग को सेट कैसे करते हैं, रीसेट कैसे करते हैं, वो सारा मामला भी अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉर्टिंग से। हमने वही सेम डेटा फ्रेम जो पहले हमने कंसिडर किया था, जिसमें हमारे इंप्लॉय आईडीज हैं जो कि आप सामने देख सकते हैं, नेम है, डिपार्टमेंट है, एज है, ये सारी चीजें हैं इसमें मौजूद। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मैं सॉर्ट करना चाहता हूं असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े ऑर्डर में। ये डिफॉल्ट ऑर्डर होता है, यानी कि जब आप अपने डेटा फ्रेम का नाम लिख के डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके सॉर्ट वैल्यूज ये मेथड यूज करते हैं और इसमें स्पेसिफिकली कोड्स में लिखते हैं सैलरी कॉलम की वैल्यूज के बेसिस पे सारे रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करो। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल। और यहां पे मैंने कुछ भी लिखा नहीं है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफॉल्ट ये ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग, छोटे से बड़ा। तो अगर आप गौर से देखेंगे, बाकी और कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट लुक एट द सैलरी। उस सैलरी कॉलम को देखो, 45,000, 48,000, 50,000, 60,000, 70,000, और नैन को सबसे आखिर में डाल दिया जाता है। लेकिन जो भी वैल्यूज अवेलेबल हैं, जो मिसिंग नहीं है, जो अवेलेबल हैं, उन वैल्यूज पे अगर आप नजर मारोगे तो यू कैन क्लियरली सी द थिंग, यू कैन क्लियरली विटनेस द थिंग कि भाई ये तो सच में छोटे से बड़े ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है, यानी असेंडिंग में हो गया है। ये प्रमाण आपके सामने आ जाएगा। अब अगर मैं रिस्पेक्टिवली से लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूं, देन व्हाट आई मस्ट बी डूइंग, तो क्या करना चाहिए भैया मेरे को? सॉर्ट वैल्यूज, वही सेम मैथड। डेटा फ्रेम की रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना है, बिल्कुल सही बात है। सैलरी के बेसिस पे सॉर्ट करना है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग इक्वल टू ट्रू होता है, इसीलिए पहले असेंडिंग ऑर्डर में वो सॉर्ट हो गया। लेकिन जब आप असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स एक्सप्लिसिटली बताते हो सॉर्टिंग के वक्त, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है बेस्ड अपॉन द सैलरी कॉलम वैल्यूज फॉर योर डेटा फ्रेम। जैसे कि आप देखो, एकदम पूरी काया पलट हो गया भैया। 70,000, 60,000, 50, 48, 45, बात समझ रहे हो? बाकी नैन तो बाद में ही होता है, चाहे असेंडिंग करो या डिसेंडिंग करो, जो वैल्यूज मौजूद है पहले उन पे फोकस होगा, नैन को बाद में डाल दिया जाएगा। तो ये बात समझ आ गई। लेकिन ये मामला तो टेम्पररी है जी। ऑनेस्टली बताऊं तो ये तो मामला टेम्पररी है। मतलब विश्वास अगर नहीं हो रहा तो मैं वापस आपको डेटा फ्रेम दिखा देता हूं। देखिए, मैंने डेटा फ्रेम वापस कॉल किया, ये देखिए 50, 45, 60, बीच में ही नैन 48 से, ये क्या है भाई? अभी असेंडिंग भी किया, डिसेंडिंग भी किया, बराबर है। तो वो डेटा फ्रेम एक्चुअल डेटा फ्रेम में दिख क्यों नहीं रहा? द एक्चुअल रीजन इज कि जब आप ये ऑपरेशन इस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हो तो इट इज डन ऑन टेम्पररी बेसिस। मतलब आप ऐसा समझिए कि रिजल्ट की एक कॉपी जनरेट की जाती है और वो आपके सामने आउटपुट में रख दी जाती है। एक्चुअल टेबल कोसों दूर है, उसमें कोनो चेंजेस नहीं किए हैं। उस भैया डेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं? उसमें आप कुछ भी चेंजेस करने को बोल दोगे और तुरंत चेंजेस हो जाएंगे, फिर बाद में रिग्रेट करोगे ये नहीं चाहिए था, तो बड़ी दिक्कत होती, परेशानी होती है। सही बात है कि नहीं? इसीलिए ये टेम्पररी रिजल्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मुझे अपने डेटा फ्रेम को एक्चुअल में सॉर्ट करना है, लेट्स से इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एक्चुअल ओरिजिनल डेटा को मुझे अगर सॉर्ट करना है तो कैसे किया जाए? तो उसके लिए आपको अपनी तरफ से थोड़े ज्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे, थोड़ी एक चीज ज्यादा ऐड करनी पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इन प्लेस का मतलब देखो, आपने अगर डीएसए की दुनिया में थोड़े बहुत अगर आपने लीड कोड के या ऐसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए तो आपको इन प्लेस एल्गोरिथम, इन प्लेस प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आपको समझने को मिल जाएंगे कि भैया इन प्लेस यानी कि जो ओरिजिनल है, चीज है, जगह है, मेमोरी है, वहीं पे जो काम करना है करो। अलग से कुछ क्रिएट करके उस कॉपी के ऊपर कुछ नहीं करना है। जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसी के अंदर सॉर्टिंग होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, इस वजह से आपको ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस नहीं मिल रहे थे। लेकिन चलिए अब मैं प्रमाणित करके दिखाता हूं। डेटा फ्रेम डीएफ को सॉर्ट करनी है वैल्यू सैलरी के बेसिस पे, असेंडिंग फॉल्स यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, और भैया वो इन प्लेस होना चाहिए। और जैसे ही ये मैं डीएफ अभी देखिए, ये सॉर्टिंग करने के बाद जैसे डीएफ रन करता हूं, ये एक्चुअल में सॉर्टेड परमानेंटली ओरिजिनल डेटा में हो गया है। आप बात समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? तो ये है कुछ चीजें जो आपको सॉर्टिंग के रिलेटेड समझनी है। अब बात करते हैं जी हम लोग इंडेक्सिंग की।
जनरली जो इंडेक्सिंग का मामला है, जो अगर आप डेटा देखना चाहोगे कि आपका जो डेटा या डेटा फ्रेम है वो कैसा दिखता है, ये देखिए, नजर मारिए एक, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका ओरिजिनली डेटा फ्रेम दिख रहा है। इसमें ये जो 0 1 2 3 4 5 ये आपके इंडेक्सेस है। जैसे कि हमारे लिस्ट में होते हैं, जो हमने लिस्ट टपल देखे थे उसमें देखे थे ना कि वो ऑर्डर्ड होता है, तो उसमें इंडेक्सेस होते हैं। तो पोजीशन हम लोग 0 नंबर से शुरू करते हैं, तो 0 यानी पहला एलिमेंट, 1 मतलब दूसरा, 2 मतलब तीसरा, ऐसे पोजिशनिंग होती है ना हमारी एलिमेंट्स की। तो वैसे ही हमारा रिकॉर्ड नंबर 0, रिकॉर्ड नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। तो जनरली बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग ये होती है जो आपके सामने दिखाई दे रही है। बट अगर हमें इंडेक्सिंग बदलनी हो, यानी कि किसी एक कॉलम की वैल्यूज को एज अ इंडेक्स पेश करना हो, तो कैसे करेंगे? ये जनरली ज्यादातर यूज किया जाता है जब हम अपने टाइम सीरीज डेटा से डील करते हैं, क्योंकि टाइम सीरीज डेटा में भी जनरली आपको यही 0 1 2 3 4 डिफॉल्ट इंडेक्सिंग दी जाती है। बट टू सॉल्व दैट रिस्पेक्टिव टाइम सीरीज प्रॉब्लम स्टेटमेंट वी रिक्वायर दैट आवर डेटा इज इंडेक्स्ड ऑन डेट। आवर डेटा इज इंडेक्स्ड ऑन डेट, तो एक डेट अलग से आपका कॉलम होता है। अब इस डेट के ऊपर भैया मेरे को इंडेक्सिंग चाहिए कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं मैं मेरे रिकॉर्ड्स को बेस्ड अपॉन द डेट। अब यहां पे भैया अगर मैं बोल दूं रिकॉर्ड नंबर 3, तो देखो रिकॉर्ड नंबर 3 यूनिकली 3 और किसी को एलोकेटेड नहीं है, लेकिन इस इंडेक्स 3 के थ्रू मुझे वो एक्सेस हो सकता है। ये बात भी अपने को समझनी है। तो चलिए ये कैसे किया जाए, इसको अंजाम कैसे दिया जाए, मैं आपको बताता हूं। डीएफ सेट इंडेक्स, बस सीधा सा मेथड है कि जो आपका डेटा फ्रेम डीएफ है, इसमें आप करना चाहते हो इंडेक्स सेट किस कॉलम के बेसिस पे? इंप्लॉय आईडी कॉलम के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? इंप्लॉय आईडी कॉलम के बेसिस पे। और ये मामला आपको इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, यानी कि जो भी आपका डेटा है डीएफ है उसी में ये सारे ऑपरेशन, जो अभी जैसे सेट इंडेक्स की बात कर रहा हूं वही करो, अलग से कॉपी टेम्पररी क्रिएट करके मत करो। तो जैसे मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, डीएफ प्रिंट करता हूं, आप देख सकते हैं 0 1 2 हट चुका है। और एक बहुत क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ इंडेक्स जो आपको यहां देखने को मिलेगी, जब आप किसी एक कॉलम को एज ए इंडेक्स सेट करते हो ना, वो कॉलम का नाम एज कंपेयर टू अदर कॉलम्स थोड़ा नीचे आ जाता है। ये देखिए एम्प्लॉयडी पहले कैसे था? पहले एम्प्लॉयडी नेम, डिपार्टमेंट, ये सैलरी, एक्सपीरियंस सब एक ही लेवल पे था। लेकिन यहां देखिए एम्प्लॉयडी जिसको अभी अभी मैंने सेट एज ए इंडेक्स किया फॉर द डेटा फ्रेम, वो थोड़ा नीचे आ गया, तो वो इंडेक्स है। और बाकी सब जो है वो नॉन इंडेक्स कॉलम्स है, जैसे नेम, डिपार्टमेंट। और इसकी देखिए वैल्यूज भी बोल्ड में दिखाई दे रही है, पहले नहीं था। पहले देख सकते हैं, पहले नहीं था ऐसा मैटर, लेकिन अभी वो बोल्ड में दिखाई दे रहा है। दैट मींस वी हैव सक्सेसफुली सेट इट एज अ इंडेक्स। लेकिन फिर बाद में आपने रिग्रेट कर दिया, आपको लगा ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, इस कॉलम को एज अ इंडेक्स मैंने नहीं रखना चाहिए था। जबकि लॉजिकली इट इज वेरी सूटेड, वेल सूटेड कि इंप्लॉय आईडी भैया हाँ बिल्कुल एक रोल नंबर की तरह, स्टूडेंट आईडी की तरह, तो ये एज अ सेट इंडेक्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो फिर भी आपको ये सेट इंडेक्स रिवोक करना है, आपको नहीं चाहिए, आपको रीसेट करना है इंडेक्स, तो कैसे किया जाए? df डॉट रीसेट इंडेक्स इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अब इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे, बहुत बार हमने देख लिया। तो यहां पे भी वही मतलब बनता है कि ओरिजिनल डेटा फ्रेम में जो आपने इंडेक्स पहले सेट किया था उसे रीसेट कर दो, यानी जो नॉर्मल पहले था ना 0 1 2 3 उस फॉर्म में लेके आ जाओ। हमको नहीं चाहिए भैया एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे इंडेक्सिंग। और जैसे मैं इसे रन करता हूं, डीएफ आपके सामने पेश करता हूं, ये देखिए जी नजारा, वापस से एम्प्लॉय आईडी नेक टू नेक फाइट में नेम, डिपार्टमेंट, एज, सैलरी के साथ सेम लेवल में आ गया है। और 0 1 2 3 4 आपका अलग से इंडेक्सिंग आपके सामने मौजूद है। तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी थी, जो मुझे समझानी थी, और होपफुली आपको ये समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई तो भैया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।